गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा और वेट करते हैं, 2 मिनट और लोग ज्वाइन कर लें तो अच्छी बात है। देन वी विल स्टार्ट। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताइए जरा। आपको जो मैंने नोट्स भेजे थे उसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्लांक्स थ्योरी, है ना। तो प्लांक्स थ्योरी एक हो गया था लास्ट क्लास में, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हेलो, तो लास्ट क्लास में, अच्छा यहाँ पे लोग हैं CPSB में। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। आई थिंक जो लोग कम दिख रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं CPSB में। तो CPSB में काफ़ी चेहरे दिख रहे हैं मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक अपना जो मतलब लास्ट क्लास में चल रहा था वो था प्लांक्स थ्योरी। और मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी को आप उसकी लैम्डा या न्यू के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात अपन लोग पहले से ही बने हुए नोट से करते हैं बेटर। तो लास्ट क्लास में अपन लोग जो बात कर रहे थे, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। कई लोगों के नेटवर्क की वजह से एकदम लंबी आवाज आती है। एनीवे, सो लास्ट क्लास में अपन लोग जो बात कर रहे थे वो ये था कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो और फ्रीक्वेंसी न्यू हो, इनको एब्जॉर्ब करके अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। जैसे सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट। ग्रीन कलर पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। और अगर आपका एटम जो है ए गैस, अगर उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की लेमडा या न्यू की फॉर्म में और वो हायर स्टेट में चला गया, तो जो शुरुआत वाली स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब एनर्जी गेन करके वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है, देन दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए स्टार गैस से। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे पास जो नॉर्मल एटम था उसने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब किया और अपनी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट में वो कौन कौन से लेमडा या न्यू को लेके जा सकता है, तो ये तो आप जानते ही हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपकी एनर्जी पहले x थी बाद में y हो गई, तो x माइनस वाई जो डिफरेंस है दैट शुड बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब। ठीक है, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये बात पक्की है कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो क्या होती है, टेम्पररी। टेम्पररी क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहती, तो जैसी वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही वो किस स्टेट में आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में। तो अगर मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया फोर्थ ऑर्बिट में, तो फोर्थ ऑर्बिट से डायरेक्ट छलांग मार के फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। ठीक है, और या फिर सेकंड ऑर्बिट में आ सकता है या फिर थर्ड ऑर्बिट में आ सकता है। कुल मिला के जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन जितनी एनर्जी घटेगी उसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा डैश या न्यू डैश का फोटोन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्या कहते हैं आपको मैं कहूँ लैम्डास देखने को मिलते हैं। एक वो जिनको आपका ग्राउंड स्टेट का एटम एब्जॉर्ब कर ले और उससे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जब हम इन लैम्डास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और दूसरा क्या कि जब आपके पास पहले से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो और वो अपनी एनर्जी को लूज करते हुए लोअर ऑर्बिट्स में आ जाए, ठीक है, तो अपने आप ये क्या करेगा, अलग अलग लैम्डास को इमिट करेगा। ठीक है,
और अगर हम इन लेमडास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, देन दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम एटम के होते हैं, एक वो कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में जाता है, और दूसरे वो कौन कौन सी मतलब वेवलेंथ्स को छोड़ते हुए हायर से लोअर ऑर्बिट्स में आता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको आज का जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम जो है वो कौन कौन सी एनर्जीज को, कौन कौन से लेमडास को एब्जॉर्ब करके और एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और फाइनली एक्साइटेड स्टेट से वो कौन कौन सी लेमडा या न्यू को छोड़ते हुए क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई? किसी को कोई भी दिक्कत समझने में? बोलिए। क्लियर? तो दो टाइप के काम आपको करने हैं। ठीक है, नो डाउट जाने का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में जो ट्रांजिशन है वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपकी एक स्टेट फिक्स है 4, मतलब 1 से आप चाहे 2 पे जाइए, 1 से 3 पे जाइए, 1 से 4 पे जाइए, 1 से n पे जाइए, तरीका एक ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 से 1 पे आने के तरीके बहुत सारे हैं। आप 4 से डायरेक्टली 1 पे आ सकते हैं, एक तरीका। 4 से पहले 2 पे आइए, फिर 2 से 1 पे आइए, दो और नए नए तरीके। ठीक है, 4 से पहले 3 पे आइए, फिर 3 से 2 पे आइए, या फिर 3 से डायरेक्टली 1 पे आइए। दैट मीन्स जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ये वाला, वो ज्यादा कारगर है, क्योंकि उसमें ज्यादा लेमडास पॉसिबल है, और उसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिल सकते हैं 4 से 1 वाले। लेकिन 1 से 4 वाला एक ही ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो आगे चल के हमारा जो बेसिस बनेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, वो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल और केवल एक सिंगल लाइन ही आती है दो ऑर्बिट्स के बीच में, बट इमिशन स्पेक्ट्रम में दो ऑर्बिट्स के बीच में बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज को अपन लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं अगले पेजेस में। इतने में किसी को कोई डाउट है, परेशानी है तो बताइए। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चीजें तो आपको पहले से पता है कि वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू h nu और hc by lambda। तो इतनी बात आप पहले से ही जानते हैं। ये पिछली क्लास का रिकैप था, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बात करेंगे। तो अब मान लेते हैं मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया है। मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा हूँ कि वास्तव में किस टाइप से आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो सोचिए आपके पास एक क्या है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है। नो डाउट हाइड्रोजन गैस के सैंपल में अभी सारे के सारे एटम क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। आप इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल के ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन चला दीजिए। व्हाट डू मीन ब्लैक बॉडी रेडिएशन? मतलब ऐसा रेडिएशन जिसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी अल्फा मतलब लेमडास हो। समझ नहीं बात? मतलब जिसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो। सबसे आसान क्या है, सनलाइट, क्योंकि सन इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। सन से आने वाली जो लाइट्स है उनमें सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जाती हैं। वी कैन कंसीडर कि स्टार्स वगैरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्जिट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, 0 से लेके मतलब 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻0 तक के सारे वेवलेंथ आपने इस गैस के ऊपर चला दिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? आपकी गैस क्या थी, ग्राउंड स्टेट में। जब उसके ऊपर हर एक टाइप की एनर्जी आप चला देंगे, तो प्लांट्स ने बोला ही था कि सारी एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वो केवल डिस्क्रीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जितने से वो अपने हायर ऑर्बिट्स में जा पाए। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 से 3 के बीच में जो डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो होगा क्या, आपको एक मतलब जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो आपका हाइड्रोजन गैस जो क्या था ग्राउंड स्टेट में, वो चला जाएगा किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और जब आप इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे तो आपको हर जगह तो पूरी ब्राइट लाइन दिखेंगी, लेकिन जितनी वेवलेंथ आपके एटम ने एब्जॉर्ब कर ली उतनी वेवलेंथ की जगह पे डार्क लाइंस, ब्लैक लाइंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो वेवलेंथ मिसिंग हो गई है। क्योंकि वो वेवलेंथ कौन खा गया, आपका एटम खा गया। समझ में आ रही बात? सो दिस टाइप ऑफ मतलब लेमडा के इंक्रीमेंट में वो सारी वेवलेंथ का अरेंजमेंट जो कि एटम एब्जॉर्ब कर लेता है
दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? ठीक है, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास 0 से इन्फिनिटी वाली एनर्जी की सारी लेमडास थी, मैंने आपके ऊपर चलाया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी वेवलेंथ खाएंगे, कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एटम जो है वो किस कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, जिसके थ्रू वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट लेवल पे आपकी एनर्जी 100 थी, सेकंड पे 200 थी, थर्ड पे 300 थी। तो आप कितने, अगर आप 1 पे हैं तो या तो आप 100 का फोटोन खाएंगे तो 200 पे चले जाएंगे, या 200 का फोटोन खाएंगे 300 पे चले जाएंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रही बात? सो बहुत क्लियरली आप हाँ, तो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या बता रहा है आपको, वो ऐसी लेमडास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या इंक्रीजिंग लेमडा के ऑर्डर में आप उन सारी वेवलेंथ को लिख दीजिए जो वेवलेंथ आपका एटम एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ओके। और जब आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ऑफ कोर्स वो किस में जाएगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में। तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो अलग अलग लेमडास फिर से बनेंगी। और अब आपके पास कौन सा बैकग्राउंड होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले तो क्या था, पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, हर एक टाइप की लेमडा थी, लेकिन उनमें से कुछ लेमडा मिसिंग हो गई, मतलब ब्राइट बैकग्राउंड में कुछ डार्क लाइंस मिलेगी, वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट पे वाला एटम फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने आप वो क्या कहते हैं, कुछ वेवलेंथ रिलीज करेगा, और उन वेवलेंथ को जब आप लेमडा के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो डार्क बैकग्राउंड में कुछ ब्राइट लाइंस आपको मिलेंगी, and that particular spectrum arrangement is known as emission spectrum। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम एटम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने वाला, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आने वाला, वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? किसी को कोई भी परेशानी है समझने में तो बताएं। आशिक भाई आपका माइक खुला हुआ है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं बोलना चाहते? ओके, तो किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो दो टाइप के एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा इमिशन। बोलिए बोलिए मोहम्मद सर सईद अहमद। इमिशन स्पेक्ट्रम कीजिए। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है भाई, अब आप अगर एक्साइटेड स्टेट में हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आप अपनी हाई एनर्जी स्टेट में हैं तो आप हमेशा क्या होंगे, मैंने ऊपर वाले पेज पे समझाया कि जब आप एक्साइटेड स्टेट में होते हैं then that excited state is what, temporary in nature। why? Because nobody wants to have high energy, each and everyone wants to have maximum stability, that means minimum energy form। तो वो जो एक्साइटेड स्टेट वाला एटम है वो अपने आप क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ को इमिट करते हुए किसमें आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जब आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो अपने आप वो किसमें आना चाहेगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आने के जितने भी तरीके हैं, फर्स्ट 4 से सीधा 1, 4 से 2, फिर 2 से 1, 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, या 4 से 3 और 3 से 1, ये सब के सब जो है वो अलग अलग लेमडास की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये सब एनर्जी डिफरेंस ही तो है। 4 से 3 में आओगे आपकी एनर्जी घटेगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी आपकी घटेगी उसके करस्पॉन्डिंग आप एक फोटोन रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एक लेमडा का फोटोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही उन्हीं सारे लेमडास को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो देन यू विल गेट इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा आपको, डार्कनेस के अंदर ब्राइट लाइंस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको कैसे दिखेगा, ब्राइट लाइंस के बीच में डार्क लाइंस। ठीक है, क्योंकि पहले आपके पास क्या था, सारी लाइंस थी। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें तो आपके पास सारी लाइंस है, मतलब पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्राइट है, कोई भी लेमडा मिसिंग नहीं है, दैट इज नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, लेकिन आपके एटम ने जितनी लेमडास खाली उन जगह पे क्या आ जाएगा, डार्क लाइंस। तो इन डार्क लाइंस इन द ब्राइट बैकग्राउंड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
ठीक है। लेकिन जब आप रिलीज कर रहे हो तो पहले तो कुछ भी नहीं था, और जो भी है वो आप ही रिलीज कर रहे हो, तो फिर आपको डार्क बैकग्राउंड में क्या मिलेगा, ब्राइट लाइंस मिलेगी। तो जो व्हाइट कलर की लाइंस आपको मैंने बना बना के दिखाई है ब्लैक बैकग्राउंड में, दैट इज लाइक डार्क, मतलब ब्राइट लाइंस इन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। एंड दिस विल बी योर इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और नो डाउट इमिशन स्पेक्ट्रम इज अ बेटर थिंग टू एनालाइज, व्हाई, बिकॉज नीचे से ऊपर जाने का एक ही तरीका है, बट ऊपर से मतलब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आने का बहुत सारे तरीके हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि 1 से 4 जाने का एक ही तरीका था कि आप 1 और 4 के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन को एब्जॉर्ब कर लीजिए। लेकिन 4 से 1 आने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली 1 पे आए, अलग फोटोन निकलेगा। पहले 2 पे आइए, फिर 2 से 1 पे आइए, 2 अलग फोटोन निकलेंगे। पहले 3 पे आइए, फिर 3 से 2 पे आइए, फिर 2 से 1 पे आइए, 2 और नए फोटोन निकलेंगे। समझ रहा है नहीं? तो ऑफ कोर्स emission spectrum is always a better thing to analyze. Why? Because it will give you an idea about the energy difference between all the energy state या all the orbits in general. इसे कोई भी दिक्कत है बोलिए। ठीक है, तो सब कुछ तो एनर्जी कंजर्वेशन ही है। जैसे आप खुद अगर इलेक्ट्रॉन हो और आपकी एनर्जी 100 जूल है ग्राउंड स्टेट में, और आपके एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 200 जूल, तो बताइए कितने जूल का फोटोन आप एब्जॉर्ब करेंगे? 100 जूल का। तभी ना आपकी एनर्जी कंजर्व होगा और आप 100 से 200 में चले जाएंगे। अगर आप 200 पे हैं और 100 पे आना चाहते हैं तो आपको 100 जूल का फोटोन छोड़ना पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाता है, और जब आप ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से नीचे की तरफ मतलब ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं तो जितने लैम्डास निकलते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, बता दे अभी भी। नहीं, नहीं है ना? चलिए, तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अभी तो हमने एटम की बात की जनरल, और ये भी हाइड्रोजन एटम ही था। तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर हम टेक्निकली देखें तो ऑफ कोर्स हम उसको ऐसा देख सकते हैं। बेसिस हमने माना है इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हर बार क्या हो रहा है, कौन ऊपर से कौन सा फॉर्मेट आएगा, हर बार एच स्टार गैस किसमें आएगा, एच गैस में, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आप आ रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन एटम को बनाऊं तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4, थर्ड ऑर्बिट की -1.5, फोर्थ ऑर्बिट की -0.85, इस टाइप से होती है। तो सोचिए अगर आप यहाँ पे हो ग्राउंड स्टेट पे और आपने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके आप सेकंड पे चले गए या थर्ड पे चले गए, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये जो एनर्जी गैप है इसके बराबर का फोटोन आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तरीका एक ही है, 1 से 2 जाने का, 1 से 3 जाने का, एक एक तरीका ही पॉसिबल है। लेकिन सोचिए अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो आप किसी भी हायर मतलब एक्साइटेड स्टेट से अलग अलग लेवल्स पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो देखिए अगर आप n=1 पे आते हैं अलग अलग लेवल से, तो 2 से 1 पे आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 3 से 1 पे आ सकते हैं, 4 से 1 पे आ सकते हैं, 5 से 1 पे आ सकते हैं, n से 1 पे आ सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स जिसमें आप फाइनली 1 पे पहुंचते हो, दे आर नोन एज लाइमन सीरीज। तो अलग अलग सीरीज में हम इमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, और हर एक केस में मैं ये बोल सकता हूं कि दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस जितना होगा, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, 2 और 5 के बीच में भी डिफरेंस 3 का है, 5 और 2 के बीच में भी डिफरेंस 3 का है। तो आपको केवल एनर्जी गैप की बात करनी है, कितना एनर्जी गैप है। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें अब माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही प्लस लगाने की। ठीक है, सो डेल्टा ई एन जितना भी एनर्जी गैप होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाता है या 2 से 1 में आता है, तो अगर 1 से 2 में जाएगा तो उतने फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर 2 से 1 में आएगा तो उसे उतनी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फोटोन को रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हमेशा हम प्लांक्स थ्योरी तो लगा ही सकते हैं कि डेल्टा ई एन जो भी दो एनर्जी का एनर्जी गैप है, मतलब
energy of N2 minus energy of N1 that should be equal to h nu और hc by lambda। और डेल्टा En कैसे डिफाइंड है, फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी मॉड। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, सो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, आने वाले, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, तो ऑफ कोर्स अगर 1 पे आ रहे हो तो 1 से 1 पे तो आप नहीं आ सकते, तो कम से कम n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो आप अगर n1 को फिक्स कर दें 1, तो n2 जो है वेरिएबल वो क्या हो सकता है 2 3 4। अगर n1 को फिक्स कर दें 2 तो हो सकता है 3 4 5, 3 तो 4 5 6, इस टाइप से आपको अलग अलग सीरीजेस मिल जाएंगी। तो जब n1 की वैल्यू 1 फिक्स करते हैं तब बनती है लाइमन सीरीज, जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, कि अलग अलग ऑर्बिट से, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने के कितने तरीके पॉसिबल हैं इन इमिशन स्पेक्ट्रम। देख लीजिए, सोच लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो सब कुछ एनर्जी कंजर्वेशन ही है, इसमें इतना मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात है। आपको एनर्जी पता है पहले ऑर्बिट की, एनर्जी पता है दूसरे ऑर्बिट की जिससे आप जहां जा रहे हो, दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस जो होगा उतनी एनर्जी का फोटोन या तो आप एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे या रिलीज करते हुए नीचे आएंगे, एज सिंपल एज दैट। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर बताएं। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं? चलिए, सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट आई हैव गिवन टू यू कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप हमेशा बेसिस मानेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम को, और किन्हीं भी दो जो भी मतलब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का n1 से n2 में, आप डेल्टा En निकाल लीजिए, जहां पे डेल्टा En क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, उसका मॉड, और जो भी आपको क्या कहते हैं एनर्जी डिफरेंस मिले उतनी एनर्जी का फोटोन h न्यू या एच सी बाई लेमडा आपको या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तब आप नीचे से ऊपर जा पाएंगे, या फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा तब आप ऊपर से नीचे आ पाएंगे। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ऐसे बोल दिया करो, कितना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, देखते हैं। यस सर, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू तपन कुमार चक्रवर्ती जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो आगे अब मैंने आपको लाल पीला हरा नीला सारे कलर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सीरीज बना के दी है। देखिए, ये ग्राफ बहुत अच्छा है, इसको आप एनालाइज करिए। तो मैं एक अलग ही कलर चूज कर लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे इसमें ये नॉर्मल कलर तो सारे हो ही गए, तो अब कौन सा कलर लिया जाए क्योंकि अलग दिखे। ब्लैक ब्लैक कलर भी हो गया ना, चलिए ये वाला लेते हैं, ये भी हो गया, ये लेते हैं। चलो, दिख रहा है? हाँ, अलग ही। ठीक, चलिए, तो आप देखिए इसको, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, n इक्वल टू 1 की एनर्जी आप जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 की एनर्जी आप जानते हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का वेरिएशन आपके पास जनरल फॉर्मूला है ही, जो आप लोग प्रूव कर चुके हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, याद करिए। z की वैल्यू 1 फिक्स कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम है, n की वैल्यू डालते जाइए 1 2 3 4, जब n की वैल्यू 1 डालेंगे तब इतना ही आएगा, 2 डालेंगे तो इतना आएगा, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो इतना आएगा, 4 डालेंगे तो और इतना आएगा। आप देख पा रहे हैं धीमे धीमे एनर्जी गैप जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। 6 की एनर्जी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी करना चाहता हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये सारे फोटोन रिलीज होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बताइए, अगर मुझे n इक्वल टू 1 पे आना हो किसी भी जनरल ऑर्बिट से, तो कौन कौन से तरीके पॉसिबल हैं? आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, पहला तरीका 2 से 1, बिल्कुल, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, n से 1।
तो कलेक्टिवली ये सारे के सारे फोटोन जिसमें हम कहीं भी n से 1 पे आए हैं, जहाँ पे n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब होती जाए, ठीक है। इन सब सीरीज को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन ने इसको खोजा था 1898 में, और लाइमन सीरीज जो है इनमें अलग अलग लाइंस हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा न्यू उतना कम होगा, लेमडा उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो पहली लाइन है 2 से 1 वाली, ये कहलाती है फर्स्ट लाइन या फिर अल्फा लाइन। जो दूसरी लाइन है 3 से 1 वाली, वो कहलाती है बीटा लाइन। सिमिलरली 4 से 1 वाली गामा लाइन, 5 से 1 वाली डेल्टा लाइन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब वैसे ही है जैसे इंग्लिश में ABCD होते हैं, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। और क्लियरली आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट्स में हो और डायरेक्टली 1 में जंप मारे, तब वो किस सीरीज में बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज में। नो डाउट ये जो डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंसेस को नोट करें तो ये डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप नोट करिए, ये निकलेगा 1.9 के लगभग। सो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बहुत छोटा है अगर मैं 1 और 2 के बीच के डिफरेंस की बात करूं। और ऊपर जाइए, ये डिफरेंस जो है वो केवल 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा, और उसके ऊपर वाला तो और भी कम निकलेगा, कितना, 55, ये 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर वाला और भी कम का निकलेगा, समझ रहे हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी जो आपको एसोसिएटेड मिलेगी वो किसके साथ मिलेगी, लाइमन सीरीज के साथ। क्यों, क्योंकि लाइमन सीरीज के हर एक ट्रांजिशन में 1 से 2 वाला मैक्सिमम एनर्जी गैप इंक्लूडेड है। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स हाईली एनर्जेटिक जो लेमडास आपको मिलेंगे वो लाइमन सीरीज में मिलेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से लाइमन सीरीज हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज जब हम किसी भी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, पहली चीज, ठीक है, उसकी पहली लाइन 2 से 1, दूसरी लाइन 3 से 1, तीसरी लाइन 4 से 1, इस टाइप से। तो हमेशा पहली लाइन क्या होती है, जैसे हम अगली सीरीज पे जाएंगे, सेकंड वाली सीरीज पे जाएंगे तो 3 से 2, अगर उसके अगले वाले 4 से 3। तो लाइमन सीरीज में जो पहला लाइन है वो है 2 से 1, ठीक है, ओके। और लाइमन सीरीज में एनर्जी गैप बहुत बड़ा कवर होने की वजह से एनर्जी एसोसिएटेड ज़्यादा होती है, लेमडास कम होती हैं, फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये किस रेंज में बिलोंग करती है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में। तो ये आपकी पहली सीरीज, ठीक है। सफाई कर देता हूँ अब, क्योंकि जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आप किसी भी nth ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ सकते हैं। तो किसी भी nth ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आने के जो तरीके हैं, जैसे 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, nth से 2, ये सब के सब कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, बामर सीरीज। और बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्यों, क्योंकि बामर सीरीज एकमात्र एटॉमिक स्पेक्ट्रम की सीरीज है जो विजिबल रेंज में, मतलब ये आप देख पाते हैं, अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल एक ही सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कि विजिबल रेंज में बिलोंग करती है, और वो है बामर सीरीज, ठीक है। नो डाउट एनर्जी घट गई है क्योंकि अब 1 से 2 वाला एनर्जी गैप इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब एनर्जी थोड़ी कम है, मतलब अल्ट्रा वायलेट से आप आगे चले गए और विजिबल रेंज में आप रहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज विजिबल रेंज में बिलोंग करती है, तो आंसर केवल एक है, कौन सा, बामर सीरीज, ठीक है। और बामर सीरीज की पहली लाइन अल्फा लाइन है, 3 से 2 वाली, फिर 4 से 2 वाली बीटा लाइन है, 5 से 2 वाली गामा लाइन है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये होगी आपकी बामर सीरीज। बामर सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है किसके किसके बेसिस पे, कि ये विजिबल रेंज में बिलोंग करती है, मतलब कि केवल हम बामर सीरीज में को ही देख पाते हैं, ठीक है। बामर सीरीज के अलावा बाकी सारी सीरीजेस हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, क्योंकि वो विजुअल रेंज में बिलोंग नहीं करती है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे एनर्जी गैप घटता जाएगा, तो हम विजुअल रेंज से अब और आगे बढ़ जाएंगे इंफ्रारेड, ठीक है। तो अब बाकी सारी सीरीजेस जो आपके सिलेबस में है वो सब देखिए इंफ्रारेड के अंदर
बिलोंग करती हैं। समझ में आ रही बात? ओके, क्यों? क्योंकि अब एनर्जी गैप बहुत ही कम बचा है, आप देख ही लीजिए, -1.5 से 0 के बीच में ही अब पूरी दुनिया है, और इतनी एनर्जी करस्पॉन्डिंग होती है हमेशा इंफ्रारेड रीजन से। चलिए, तो इसमें हम देखें तो अगली सीरीज जो है, जब सारे के सारे ऑसिलेशन 3 में हो, तो 4 से 3 अल्फा लाइन, 5 से 3 बीटा लाइन, 6 से 3 गामा लाइन, एंड ये सीरीज कहलाती है पाश्चन सीरीज, एंड पाश्चन सीरीज बिलोंग्स इन इंफ्रारेड। ठीक है, जब यही अब आगे बढ़ जाएं और 4 में देखें तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, n से 4, तो वो सारे की सारी सीरीज कहलाती है ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रेंज में बिलोंग करती है। और आगे बढ़ जाए, n इक्वल टू 5 पे आने के तरीके देखें तो 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, n से 5, वो कहलाती है फंड सीरीज। ठीक है, पी साइलेंट है, पी फंड बोल सकते हैं, बट पी साइलेंट है, बोलना चाहिए आपको फंड। ठीक है, तो फंड सीरीज ये भी इंफ्रारेड में बिलोंग करती है। और आगे बढ़ते जाइए तो अगले में 6 वाले में 7 से 6, 8 से 6, 9 से 6, n से 6, ये कहलाती है हमफ्री सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रेंज में बिलोंग करती है। तो ये सीरीजेस जो है, इनके नाम और कब कौन सा वाला ट्रांजिशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, इसको आप जरूर देख लीजिए। कोई डाउट हो किसी को, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, लाइमन सीरीज इज मोस्ट एनर्जेटिक एंड इट बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Balmer series is the only series which belongs to visible region, and hence it is the most important series that we can see. And all other series in your syllabus like Paschen series, Brackett series, Fund series, Humphrey series, these belongs to infrared region. ठीक है, FIR लिखा हुआ है, IR का मतलब इंफ्रारेड है, F का मतलब फार, मतलब इंफ्रारेड में भी थोड़ा और आगे चला गया। ठीक है, इंफ्रारेड तो पूरा ब्लॉक था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, एक अकेली फ्रिक्वेंसी थी नहीं। ठीक है, लैम्डा जो है बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इंफ्रारेड रीजन में ही बाकी सारी सीरीज बिलोंग करती है। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो बताएं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। सर बॉमर सीरीज N1 पे क्यों नहीं आया, N2 में क्यों टूट गया? समझा नहीं, आपका सवाल क्लियर नहीं है मैडम, एक बार फिर से बोलिए। सर बॉमर सीरीज N1 पे क्यों नहीं आया, सिर्फ N2 में क्यों टूट गया? ये तो नाम है मैडम, तो 1 पे आने के सारे तरीकों का नाम लाइमन ने दिया, तो लाइमन नाम के आदमी ने दिया तो उसका नाम लाइमन सीरीज हो गया। किसी भी nth ऑर्बिट से 2 पे आने की सारी लाइंस को कलेक्टिवली बामन ने दिया तो उसको बामन सीरीज बोल दिया गया। तो आप नाम पे क्वेश्चन थोड़ी ना उठा सकते हैं, नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, ये तो इस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आता है। तो वही वाली बात है कि लाइमन सीरीज मतलब जब कोई भी ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट में हो इमिशन स्पेक्ट्रम में, तो वो लाइमन सीरीज का पार्ट माना जाएगा। जब कोई भी ट्रांजिशन सेकंड ऑर्बिट में हो तो वो बामर सीरीज का पार्ट माना जाएगा। अब फर्स्ट को बामर क्यों नहीं बोला और सेकंड को लाइमन क्यों बोला, तो भैया वो उसी तरह से पैदा हुए आदमी, क्या करें, लाइमन नहीं खोजा फर्स्ट वाला तो लाइमन नाम हो गया उसका, और बामन नहीं खोजा सेकंड वाला तो उसका नाम बामर है। तो नाम में तो आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, जो नाम है वो तो है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम मीथेन ही क्यों रखा, एक कार्बन वाले का नाम मीथेन क्यों नहीं रख दिया, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जिसने रखा मतलब जो आईयूपीएसी की बॉडी है उसने डिसाइड किया, उसने रख दिया, हमें मानना पड़ेगा, वही वाली बात है। ठीक है, अब 10 कार्बन वाले एल्केन को डेकेन क्यों बोलते हैं, तुम बोलो नोनेन क्यों नहीं बोलते, मैं तो उसे नोनेन बोलूंगा, तो आपके बोलने से नहीं होता है वो जो सेट ऑफ रूल्स एक बार सेट हो गए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वही आपको मानना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजिशन इमिशन स्पेक्ट्रम में अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे हो रहा है तो वो लाइमन सीरीज का पार्ट है, सेकंड ऑर्बिट पे हो रहा है तो वो बामर सीरीज का पार्ट है, थर्ड ऑर्बिट पे हो रहा है तो वो पाश्चन सीरीज का पार्ट है,
फोर्थ ऑर्बिट पे हो रहा है तो ब्रैकेट का पार्ट है, फिफ्थ पे हो रहा है तो फंड का पार्ट है, सिक्स्थ पे हो रहा है तो हम्फ्री का पार्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये तो आपको मतलब ऑर्बिट के हिसाब से चीजें याद करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आपको ये याद करना चाहिए। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है वो हम आगे देख सकते हैं। जैसे ये है लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं कि ये पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। N1 की वैल्यू 1 फिक्स है, मतलब आपको आना 1 पे है, और आप 1 पे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, समझ में आई बात? पहली लाइन हमेशा अल्फा लाइन कहलाती है, तो पहली लाइन कौन सी होगी, 2 से 1, 2 से 1 वाली अल्फा लाइन हो गई, 3 से 1 वाली बीटा लाइन हो गई, 4 से 1 वाली गामा लाइन हो गई। ठीक है, और ये याद रखना है कि इट्स बिलोंग्स टू ultraviolet region of electromagnetic spectrum. So these are the important points that you should remember. Okay? ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग नाम की सीरीज होती हैं। जब 1 पे आते हैं हम, एक 1 फिक्स कर दिया हमने, और हम किसी भी ऑर्बिट से उछल के आए 1 पे, तो वो लाइमन सीरीज का पार्ट होगा। उसकी पहली लाइन क्या मानी जाएगी, 2 से 1, फिर दूसरी लाइन 3 से 1, फिर तीसरी लाइन 4 से 1, इस टाइप से। क्लियर? सिमिलरली इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती है, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा है, आपको दिख भी रहा है। केवल लाइमन सीरीज ऐसी है जिसमें ये वाला एनर्जी गैप इंक्लूडेड है, ये वाला एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। आप देखिए टोटल एनर्जी 13.6 और ये एनर्जी अपने आप में 10.2 के लगभग है। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप केवल लाइमन सीरीज में है। बामर सीरीज में एनर्जी गैप है ही नहीं, या किसी और सीरीज में एनर्जी गैप है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि बाकी सीरीज लेस एनर्जेटिक है। तो केवल एक ही सीरीज है जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज में बिलोंग करती है, वो है लाइमन सीरीज। अगर मैं बामर सीरीज के ऊपर बात करूं तो अगेन सेम तरीके से मैं लिख सकता हूं कि दिस इज द सेकंड सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब जो N1 की वैल्यू फिक्स है 2, क्योंकि आपको चल के 2 पे आना है, तो अगर 2 पे आपको आना है तो कम से कम आपको 3 पे होना चाहिए। दैट मींस N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। पहली लाइन कौन सी होगी इसकी, 3 to 2, वो अल्फा लाइन हो गई, 4 से 2 बीटा लाइन हो गई, 5 से 2 गामा लाइन हो गई। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं, कि इट बिलोंग्स टू विजिबल रेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती है उसको हम ज्यादा एनालाइज कर पाते हैं, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर सवाल भी ज्यादा वैरायटी के बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? सो बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रेंज, Lyman series belongs to ultraviolet region, and all other series belongs to infrared region. ज्यादा ऊपर आ गए। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? बोलिए। सिमिलरली आप बाकी सीरीज के बारे में लिख सकते हो, जैसे पास्चन, तो आप तीसरा पॉइंट पास्चन का लिख सकते हो। थर्ड सीरीज है, N1 की वैल्यू 3 है, N2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती है। पहली लाइन 4 से 3 होगी, दूसरी लाइन 5 से 3 होगी, तीसरी लाइन 6 से 3 होगी। एंड इट्स बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। तो बाकी सब में सब चीजें कॉमन है। ठीक है, बस N1 N2 की वैल्यू ही बदलेगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बदलेगी, बात समाप्त। ठीक है, समझ नहीं बात? तो इसलिए मैंने जो डिफरेंस था वो मैंने अलग से लिख दिया है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड ऑल अदर सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, अभी बोले, बताइए। सर पस्कन ब्रैकेट और फंड सीरीज हम देख क्यों नहीं सकते सर, ये तो सर इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड आप देख पाते हो क्या? अगर आप देख पाते हो तो भाई आपका स्पेशल क्वालिटी है, सुपर ह्यूमन पावर है आपके पास। नोबडी कैन सी इंफ्रारेड रेज। हीट को देख पाते हो आप? हीट को चलते हुए देख पाते हो आप?
मैंने एक तरफ मतलब एक एक वायर ले लिया या एक पाइप ले लिया, एक तरफ गर्म किया, आपको हीट चलती हुई दिखाई देती है आपकी तरफ आती हुई? कौन, किसने सवाल पूछा? जवाब दे भाई मेरा, बोलिए। हीट को आप देख पाते हैं क्या? लो, किसने पूछा था सवाल यार? प्लीज बताए। हीट को आप नहीं देख पाते हैं भाई, आप केवल विजुअल रेंज को ही देख पाते हैं, और विजुअल रेंज एक बहुत छोटी सी जगह है, 400 से 700 नैनोमीटर, बस। और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नहीं? चलिए। तो अब मैं, क्योंकि मुझे ये सारे ट्रांजिशन पता चल गए कि भाई मैं किसी भी nth स्टेट से अगर 1 पे आता हूँ तो वो लाइमन सीरीज का पार्ट है, 2 पे आता हूँ तो बामन सीरीज का पार्ट है, 3 पे आता हूँ तो पास्टियन सीरीज का पार्ट है, 4 पे आता हूँ तो ब्रैकेट का पार्ट है, 5 पे आता हूँ तो फंड का पार्ट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ निकलती है। कोई भी एक ट्रांजिशन पकड़ लीजिए और मुझे उसकी लैम्डा निकालनी है, तो मैं उससे कैसे निकाल पाऊंगा? ठीक है, मुन्नी बार भूया, टुडे इज आवर बर्थडे सर। समझा नहीं मैं मुन्नी जी आपकी बात। आवर बर्थडे क्या होता है भाई? एक साथ बर्थडे है क्या तुम लोगों का? मुन्नी बार भूया आपने मैसेज भेजा है, टुडे इज आवर बर्थडे सर। तो आवर बर्थडे का मतलब क्या होता है भाई? बर्थडे तो किसी एक का होगा, आवर कैसे हो गया? करिए, एक्सप्लेन करिएगा। चैट बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पार्टी चाहिए सर। किसका बर्थडे है भाई? भाई मेरा बर्थडे नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा नाम हृदयेश है, HRIDESH। ठीक है, मेरा बर्थडे आप लोगों के करीमगंज में ही मनाया गया था, 4 जुलाई को था। ठीक है, याद करो, वो सर ने वो फोटो डाली थी मैंने। यस सर, ठीक है, पतरगंदी में सर। पाथर गांडी में मेरा केक कटा हुआ था। तो 4 यस जुलाई सर। को बर्थडे वाले दिन आपके साथ ही था। ठीक है, यस सर। यस सर। आज जो बर्थडे है वो दिनेश सर का है, दिनेश, दिनेश DINESH। मैं दिनेश नहीं हूँ, मैं हृदयेश हूँ। ठीक है, समझ आई बात? तो आप यस कंफ्यूज सर। हो रहे हैं मुन्नी बार भैया जी, जो भी है। ठीक है, मेरा बर्थडे नहीं है, दिनेश सर का बर्थडे है। चलिए, एनीवे, सो बहुत क्लियरली अब मुझे क्या करना है, बर्थडे बर्थडे तो होता रहेगा, समझ लेते हैं पहले काम की बात। काम की बात क्या है भाई, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कितना फ्रिक्वेंसी या कितनी वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा। अब यहाँ पे तो रिलीज ही होना है, क्योंकि आप हाइयर से लोअर में आ रहे हो, और जब आप हाइयर से लोअर में आओगे तो आपकी एनर्जी घटेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी आपकी घटेगी उतने के करस्पॉन्डिंग आपका एक फोटोन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं उस पर्टिकुलर फोटोन का लेमडा या न्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कैलकुलेशन ऑफ लेमडा फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हम सब जानते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, En इज इक्वल टू माइनस E0Z² n²। E0 की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने पहले ही डाल दिया है। Z होता है एटॉमिक नंबर, N होता है ऑर्बिट नंबर। अब सोचिए, हमारा ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन का N1 से N2 हो रहा है, ठीक है, अब वो चाहे एब्जॉर्प्शन का हो और चाहे इमिशन का हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो एनर्जी गैप से मतलब है। हमारा इलेक्ट्रॉन चाहे एनर्जी लेके ऊपर जाए N1 से N2, चाहे एनर्जी छोड़ते हुए ऊपर से नीचे आए N1 से N2,
एनर्जी का गैप तो पॉजिटिव ही होगा, कांस्टेंट होगा, देखते हैं वो कितना होगा। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n1 से n2 ऑर्बिट में हुआ तो बताइए इस ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब्ड या इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी। समझ में आ रही बात? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैं लिख सकता हूं कि जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट्स के बीच में, दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड। एब्जॉर्ब हुआ तो नीचे से ऊपर जाएंगे आप, n1 से n2, इमिट हुआ तो ऊपर से नीचे आएंगे, n2 से n1। बट एब्जॉर्प्शन और इमिशन से ही पता चल जाएगा कि एनर्जी रिलीज होनी है या फिर मतलब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, बताइए अगर आप n1 में थे तो आपकी एनर्जी कितनी थी, इतनी थी। समझ पा रहे हैं? तो n1 और स्टेट में आपकी एनर्जी है -E0 Z²/n1²। n2 पे अगर आप चले गए तो आपकी एनर्जी कितनी है, En2 -E0 Z²/n2²। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपको निकालना है, क्योंकि वो डिफरेंस ही किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। सो डिफरेंस क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल का मॉड। सो En2 माइनस En1। अगर आप n1 से n2 गए तो फाइनल En2, इनिशियल एनर्जी है En1, तो En2 की वैल्यू डाल दीजिए। सो दैट विल बी -E0 Z²/n2² माइनस ऑफ -E0 Z²/n1²। फाइनली सॉल्व कर लीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। सो दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन n1 एंड n2 एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, वो आपको मिल गया। और एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट आई कैन से दिस एनर्जी गैप शुड बी सेम एज द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड फोटोन। और फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बराबर। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से दिस एनर्जी गैप E0 Z² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² शुड बी सेम है h न्यू और hc/λ। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिखेंगे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा को अलग कर लीजिए, hc को डिवाइड कर दीजिए। सो व्हाट आई कैन राइट hc/λ इज इक्वल टू E0 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। hc से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 1/λ E0 Z² अपॉन hc 1/this। E0 कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये E0 की वैल्यू है। Z तो एटॉमिक नंबर है, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम प्लस के लिए 2 होगा, वगैरह वगैरह। H प्लैंक कांस्टेंट है, आप जानते हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और C स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। आप इन सब की वैल्यू E0, H और C की वैल्यू डाल दीजिए, आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, RH। रेडबर्ग कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर मीटर इनवर्स में आंसर चाहिए तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। सो 10967700। ठीक है, ये याद करने में थोड़ा टफ है, तो याद करने का तरीका क्या है, 109678 तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1099 याद कर लो और उसके बाद 678, तो ये इस फॉर्म में हम इसे याद कर सकते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जब मैं E0 अपॉन HC की जगह पे RH लिख दूंगा तो मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा एंड दैट स्टैंडर्ड। सर वहां पे सर वो मीटर दिया हुआ है सर, इस साइड पे सेंटीमीटर की दिया हुआ है सर। दोनों तरफ सेंटीमीटर है, तो देखो ना ये वही सेंटीमीटर है सर नीचे सेंटीमीटर है। सर। तो 2 जीरो बढ़ा दिए ना भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ओह अच्छा सॉरी। कितने होते हैं बताओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में लिखोगे तो 5 डिजिट आएंगे, मीटर लिखोगे तो फिर वो 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे। सो 0 0 लगा दीजिए। तो जब आपको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए लैम्डा का तो ये यूज करिए, जब मीटर में चाहिए तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। वही सेम काम यहाँ पे है। अब ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है 109677, तो इसको 678 लिख देता हूँ ताकि एक पैटर्न बन जाए। तो 109 और 9 के बाद 678 तो याद हो जाता है। ठीक है, 6 7 8 9 10।
जैसे ये हो गया 6 7 8, ये हो गया 6 7 8, और ये हो गया देखो उल्टे डायरेक्शन में 9 10। तो याद है, तो ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। बाकी आर एच की वैल्यू आपको जनरली गिवन होती है पेपर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ई नॉट अपॉन एस सी को आर एच से रिप्लेस कर दूं तो आई विल गेट द जनरल फार्मूला, एंड जनरल फार्मूला इज दिस वन, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। और 1 अपॉन लैम्डा तो आप पहले से जानते हैं क्या कहलाता है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आप मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कितनी वेवलेंथ का लैम्डा रिलीज होगा, बस आपको क्या चाहिए, कौन कौन सी ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, बस। तो उसी हिसाब से आप n1 और n2 की वैल्यू को डाल दीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है। लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो पक्की बात है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अपने आप आपका लैम्डा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो जो भी दो ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, आप हमेशा उसको इस फॉर्मूले में इस तरीके से फिट करिए कि लैम्डा हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा ये तो आपको दिख ही जाएगा। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है, लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब होगा। अगर वो हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो इमिट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर याद रखिए। चलिए, तो इसके ऊपर एक दो सवाल जो है वो आप बेसिक प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला लिख लिया सबने? किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ। बोलिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो अब इस फॉर्मूले से आप क्या क्या समझ गए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है n1 पहली ऑर्बिट और n2 दूसरी ऑर्बिट के बीच में, अगर वो ऑर्बिट ऐसी है कि नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो भी आप लेमडा निकाल लीजिए। वो लेमडा क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो फोटोन रिलीज्ड, आंसर। चलिए, तो एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। स्टार्ट हो जाइए, ये आपका पहला प्रॉब्लम, चलिए सॉल्व करिए। 2 मिनट है आपके पास, 2-3 मिनट, सॉल्व करिए।
हाँ जी, हो गया, अभी तक तो हो जाना चाहिए। चलिए, तो कोई आंसर देना चाहता है? अगर किसी का आंसर आया हो तो तुरंत बताएं, चैट बॉक्स में लिख दें। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मतलब सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब भी आपको कोई सवाल गिवन हो जो कि न्यूमेरिकल हो, तो ये थ्योरी नहीं है, ठीक है। थ्योरी में क्या होता है कि आपको सीधा बस ऐसा सवाल हो जाता है, बताओ व्हाट इज मतलब मोल, व्हाट इज डिफाइन वन मोल। तो वो सवाल क्या होते हैं, याद करने वाले होते हैं। लेकिन याद करने के लिए तो मैंने आपको बोला कि आपको ये याद करना है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। बट इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करेंगे इन द गिवन गिवन क्वेश्चन, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जो कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। अगर आप हार जाएंगे और थक के बैठ जाएंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करिए। जैसे इस सवाल में तो क्या क्या गिवन है आपको, पहले आप सवाल को पढ़िए और सारे डेटा को निकाल लीजिए, ताकि डेटाज मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मुझे उस फॉर्मूले में सारे डेटा अप्लाई हो गए तो मेरा तो आंसर आ ही जाएगा। क्या सवाल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब लेमडा निकालना है, ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो भैया एन की वैल्यू पता चल गई, 4 है। इन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, कहाँ पे आने का मतलब होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो दोनों n1 n2 पता चल गया ना आपको, ठीक है। n1 हो गया 1, n2 हो गया 4, z की वैल्यू 1 है ही, बस। तो फिर ये डेटा आपको मिल गया गिवन सवाल में। हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है, z की वैल्यू 1 हो गई। लाइमन सीरीज में आना है आपको, तो n1 की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, क्योंकि लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। और आप कौन सी ऑर्बिट में थे, 4 थे, मतलब 4 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा आपको निकालना है। सीधा फॉर्म में लगा दीजिए, तो 1 बाई लेमडा, यहाँ पे लेमडा आपको निकालना है। आर एच आप जानते ही हैं, वैल्यू आपके सामने है। जेड की वैल्यू आपको पता चली गई, n1 की वैल्यू पता चल गई, n2 की वैल्यू पता चल गई, तो सब पता चल गया राइट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड तो निकल ही आएगा, निकाल लीजिए। तो बहुत ही आसान, ठीक है। तो सवाल पढ़ के बस इस चीज को समझिए कि उसको मैं डेटा में कैसे अप्लाई करूँ। मैंने डेटा में अप्लाई किया तो मैं लिख पाया 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। सो ये हो गया आर एच 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 बाई 16, ये हो गया 15 आर एच बाई 16, मतलब लेमडा कितना हो गया 16 बाई 15 आर एच। आर एच की वैल्यू डाल दीजिए, सो 109678 सेंटीमीटर में। अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहते हैं तो नीचे 2 डबल जीरो बढ़ा दीजिए, बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इतना आना चाहिए। सो दिस विल बी योर आंसर इन दिस केस। किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताएं। तो हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है कि प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सवाल को बार बार पढ़िए। सवाल में जितनी भी चीजें गिवन है, कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए, सारे डेटा को एक साथ लिख लीजिए और उसके बाद उस फॉर्मूले को ढूंढिए जिस फॉर्मूले में वो सारा डेटा फिट हो जाए।
नोन डेटा और अननोन हमें मिल जाए। तो भी बहुत ही आसान सा सवाल। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई परेशानी? हेलो, बोलिए, है क्या? No, sir. वेरी गुड। चलिए, तो बस इस टाइप से और भी सवालों का लेवल तो बढ़ते ही जाएगा। ये तो चलिए बहुत ही आसान सवाल था, मैंने आपको सब कुछ ही दे दिया, n1 दे दिया, n2 दे दिया, z दे दिया, RH तो कांस्टेंट होता ही है, लेमडा निकालना था तो पता चल गया। थोड़ा और मतलब टफ सवाल आप लोग देख सकते हैं, जैसे चलिए ऐसे सवाल आपके पास है। चलिए 2 सवाल आपको दिए मैंने, इन दोनों को आप लोग ट्राई करिए। क्या है भाई? पहला सवाल, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसमें सवाल बहुत छोटा लग रहा है लेकिन सोचने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है और कौन सी सीरीज है। तो n1 n2 की वैल्यू क्या है? z तो पता है हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो n1 n2 की वैल्यू अगर जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप वेव नंबर नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। अगला सवाल क्या है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज to that of second line of Balmer series, मतलब बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। चलिए ईमानदारी से कोशिश करिए सभी लोग, बेईमानी मत करिए, एकदम प्रिसाइजली प्यार से सवालों को पढ़िए, सारे डेटा को निकालिए और फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपसे जरूर होगा। ठीक है, जब मैं कर पा रहा हूं तो आप भी कर ही पाएंगे भाई, आपकी तरह मैं भी चावल और रोटी खाता हूँ तो बिल्कुल होगा। कोशिश करने भर की देर है, तो आप कोशिश करिए, ईमानदारी से ट्राई दीजिए। दोनों सवाल आपके सामने हैं, अगर आप ट्राई करके सवाल कर पा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 मिनट और लगाइए हर एक सवाल के ऊपर, डेटास को निकाल लीजिए। पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब आप मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या क्या है, n1 n2 की वैल्यूज क्या क्या है, z की वैल्यू क्या है। अगर इतना ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है थ्योरी में, लेकिन अगर इतना समझ में आ रहा है फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, सो दैट कैन बी करेक्टेड बाय प्रैक्टिस। बट अगर आप डेटा को ही नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी वापस से। चलिए स्टार्ट हो जाएगी।
हाँ जी, हो गया क्या? ट्राई किया आप लोगों ने? बोलिए, या थोड़ा और समय चाहिए? अरे भाई कुछ तो बोलो, है ना? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इतना टफ, इतना टफ टॉपिक है क्या ये? बहुत ही आसान है ये तो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको लगाना है बस। बोलिए, होगा? (1.2 into 10⁻⁻10). अच्छा, चलिए, तो बहुत समय हो गया, इतने में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो अगेन सेम काम है आपके पास। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर ट्राई नहीं करेंगे तो कभी आप नहीं मतलब सीख पाएंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बोर्ड में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि बोर्ड में तो क्या है, थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम होते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख पा रहे हैं, अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखें, कितने ही साल के देख लीजिए आप, तो उसमें थ्योरी वाला पोर्शन बहुत कम होता है और मेन पोर्शन होता है एप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन में अच्छा करना ही करना पड़ेगा भाई, आपको मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। ओके, सो आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आदमी मतलब पहले से थोड़ी ना सीख के रख आता है, दुनिया में सीखना पड़ता है ना। तो वही है, सीखने के प्रोसेस को ही बोलते हैं कोशिश करना। कोशिश करिए, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, कुछ गलती होगी, आंसर सही नहीं आएगा, बट जब जब आप कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपसे आंसर्स आने लग जाएंगे और आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब कोई आपका भला नहीं कर सकता, नोबडी कैन हेल्प यू, क्योंकि आप खुद की ही हेल्प कर सकते हैं भाई। ठीक है, आपका एग्जाम अगर मेरे को देना होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर तो बहुत ही आसान था सिलेक्ट होना। लेकिन आपका एग्जाम आपको खुद देना है, खुद देना है मतलब खुद से करना है। तो जो आप खुद से करेंगे एक दिन एग्जाम में, वही तो आज आप सीखेंगे क्लास के अंदर। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इवन क्लास के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके पास डीपीपीज हैं, डीपीपी को सॉल्व करिए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, डाउट सेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डाउट सेशन नहीं भी है तब भी सब लोग अवेलेबल ही हैं, वहाँ पे असद सर हैं ही आपके साथ। ठीक है, तो बहुत पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, यू कैन आस्क एनीवन। ठीक है, एंड दे विल सपोर्ट यू। बट ये इनिशिएशन जो है ना, स्पार्क जो है वो आपके अंदर से आना चाहिए। ठीक है, अगर स्पार्क आपके अंदर से आएगा ही नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। एनीवे, सवाल था आपके पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज। तो भैया बार्मर सीरीज सुनते ही एक चीज तो पक्की हो गई कि n1 की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि बार्मर सीरीज में हर एक चीज कहां से कहां आती है, n से 2 पे आती है, तो n1 की वैल्यू 2 मिल गई।
लेकिन N2 की वैल्यू नहीं पता चल रही है, तो उसके लिए ये टर्म देखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ का मतलब क्या, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा। अगर वेवलेंथ सबसे छोटी है तो एनर्जी सबसे बड़ी है। अगर एनर्जी सबसे बड़ी है, मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है, तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी कौन सी ऑर्बिट से हो सकती है, जब एनर्जी गैप सबसे बड़ा हो। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी तो क्या होगी, 3 से 2, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी क्या होगी, इन्फिनिटी से 2। समझ में आ रही बात, जब एनर्जी हाईएस्ट होगी तो न्यू हाईएस्ट होगी, लेमडा मिनिमम होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ही यही है कि आप इन्फिनिटी ऑर्बिट से 2 में आ रहे हैं। दैट मीन्स n1 की वैल्यू हो गई 2 और n2 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन की स्टेट से आप आ रहे हैं। बस ये दोनों वैल्यू आप जैसे डालेंगे आपको 1 बाई लेमडा मिल जाएगा, इसलिए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लेमडा मिनिमम, मतलब एनर्जी मैक्सिमम। बार्मर सीरीज में एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब n1 की वैल्यू 2 हो और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो। 1 बाई लेमडा निकाल लीजिए, RH हाइड्रोजन एटम है, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये हो गया 0। 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो फाइनली 1 बाई लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, RH बाई 4। और आपको क्या निकालना था, आप क्लियरली देखिए, आपको निकालना था कैलकुलेट द वेव नंबर। तो वेव नंबर मतलब यही निकालना था, 1 बाई लेमडा। सो 1 बाई लेमडा इज योर वेव नंबर। तो वेव नंबर विल बी RH बाई 4। RH की वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, मीटर में डाल दीजिए। सो 109678000 डिवाइड बाई 4 आंसर। यूनिट होता नहीं, वेव नंबर एक नंबर है, तो नंबर पे पता चल जाएगा। अगर कोई वेवलेंथ पूछता तो फिर उसको उल्टा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 4 बाई RH। तो अगेन 4 बाई 109678000 मीटर, आंसर आ गया, हो गया पहला सवाल सॉल्व। तो पहले सवाल में जो हिडन वैल्यू थी वो क्या थी, कि आपको इतना आइडिया हो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी गैप। और मैक्सिमम एनर्जी गैप कब आएगा, जब इन्फिनिटी से 2 पे आए। मिनिमम एनर्जी गैप पूछता, अगर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता तो फिर आप क्या करते, मिनिमम एनर्जी गैप। तब बार्मर सीरीज में मिनिमम एनर्जी गैप किसका होता, बोलिए किसका होता, 3 से 2। सबसे छोटा एनर्जी गैप उसी का है। आप खुद देखिए ना, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, उस डायग्राम में बार्मर सीरीज ये है। बताइए लॉन्गेस्ट एनर्जी कौन सी पॉसिबल है, यही ना पॉसिबल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप। तो लेमडा मिनिमम इसमें होगा। अगर कोई लेमडा मैक्सिमम पूछता तो ये होता सबसे छोटी एनर्जी गैप 3 से 2, इसके लेमडा मैक्सिमम होगा बार्मर सीरीज में। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो यही सेम बात है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ना बोल रहे हैं समझ में आया, ना बोल रहे हैं नहीं आया, तो अब क्या ही किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज एंड बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम मतलब Z की वैल्यू 1 हो गई, पहली चीज। अल्फा लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन। और लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, N1 की वैल्यू 1, और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, N2 की वैल्यू 2। सो 2 से 1 ये है। अगला आते हैं बीटा लाइन इन बार्मर सीरीज। बार्मर का मतलब N1 की वैल्यू 2 और बीटा मतलब सेकेंड लाइन, मतलब 3 से 2 नहीं, 4 से 2, तो ये बीटा लाइन हो गई। मतलब एक हो गया आपका 2 से 1, एक हो गया 4 से 2। जैसे ही आपको ये पता चला सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो देखो अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज मतलब N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2, एंड बीटा लाइन इन ऑफ बार्मर सीरीज N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू, बीटा मतलब सेकेंड लाइन, ठीक है, तो N2 की वैल्यू 4। तो पहले वाले के लिए 1 बाई लेमडा अल्फा आप क्या लिख सकते हैं, RH Z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी 3RH बाई 4। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4 बचेगा, पहला इक्वेशन। अब बीटा लाइन के लिए लिख लेते हैं यही सेम फॉर्मूला। सो 1 अपॉन लेमडा बीटा इज इक्वल टू RH 1 स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर मतलब 1 बाई 16। 4 को कॉमन ले लीजिए, सो RH बाई 4 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये हो गया 3 बाई 4, सो हो गया 3 RH बाई 16। ठीक है, ये सेकंड हो गया। हमें चाहिए
लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा बीटा। एक बार और पढ़ लीजिए, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मतलब लेमडा अल्फा ऊपर आना चाहिए, लेमडा बीटा नीचे आना चाहिए रेशियो में। तो बस फर्स्ट और सेकंड को, अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो लेमडा अल्फा नीचे आ जाएगा, नहीं चाहिए आपको, लेमडा अल्फा ऊपर चाहिए, तो सेकंड को 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकंड को 1 से डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, 1 अपॉन लेमडा बीटा अपॉन 1 अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 3RH/16 अपॉन 3RH/4। ठीक है, A बाई बी बाई सी बाई डी, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई, सिमिलरली सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा बीटा इज इक्वल टू 3RH इंटू 4 अपॉन 3RH इंटू 16। सो 3RH कैंसिल हो गया, 4/16 1/4। सो आंसर आ गया आपका, खत्म, इतना सा सवाल। ठीक है, आपको RH डालना ही नहीं था, क्योंकि अगर आप RH डालते तो फिर आपका सवाल लंबा हो जाता। और सीधी सीधी बात, अगर दोनों में ही आपको लेमडा पूछा गया है तो दोनों ही RH की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इतना मतलब स्मार्टनेस आपके पास होनी चाहिए कि आप RH की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि सॉल्व करने बैठेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से लेमडा निकालेंगे अल्फा का, अलग से लेमडा निकालेंगे बीटा का, तो आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। और एग्जाम में 1-1 मिनट कीमती है, क्योंकि 1 मिनट मतलब नंबर। ठीक है, तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे जब आप कॉमन चीजों को कैंसिल आउट करते चले। रेशियो वाले सवाल में तो मैक्सिमम बार चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज बताएं। तो आपका लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा बीटा का आंसर है 1/4। सो पहले वाले का आंसर हो गया RH/4 और दूसरे वाले का आंसर हो गया 1/4। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट, रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, अगली क्लास में अपन लोग थोड़ा बहुत और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, लेकिन फाइनली फिर हम बात करेंगे, बोर्ड्स मॉडल खत्म हो गया है, हमने बोर्ड्स मॉडल में सारे फॉर्मूले बना लिए, रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के, टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी के, फिर हमने इलेक्ट्रॉन को, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्लैंक थ्योरी, एंड फाइनली हमने बोर्ड्स मॉडल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा कि हम बोर्ड्स मॉडल के डीमेरिट्स के बारे में पढ़ें, ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। अब टिल देन बाय बाय। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो। बोलिए, किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई परेशानी है? अदरवाइज आप लोग क्या कहते हैं, जो DPP आपको भेजा गया है, DPP 3, उसके सवालों को सॉल्व करिए। उसमें आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सवाल मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ऊपर, उनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके देन, आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, तो इट्स अज्यूम, आई कैन अज्यूम कि भाई कोई डाउट नहीं है आपको। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। Thank you. Thank you, sir.